फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूके पीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट का जो पेपर हुआ था, तो उसके अंदर हमारे पास कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि चैलेंज किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी कि क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की आप सभी ने देख ली होगी और अपने मार्क्स भी आपने टैली कर लिए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर हैं जो कि चैलेंज हो सकते हैं और किस तरीके से चैलेंज किए जाएंगे और उसके अलावा इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, वो सारी चीज़ों की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंदर चैलेंज के लायक हैं जो कि यहाँ पे चेंज हो सकते हैं या फिर वो क्वेश्चन यहाँ पे हटाए जा सकते हैं। तो उसके अंदर देखिए, स्टार्टिंग से मेरे पास ये पेपर है, ये सेट बी का है और इसके अंदर क्वेश्चन की जो अरेंजमेंट है वो अदर सेट में अलग अलग हो सकती है। तो अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन के जो सीक्वेंस है उसको छोड़ के। तो इसके अंदर काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और हिंदी के अंदर भी आपको दिख जाएगा। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि ये आपका यहाँ पे चैलेंज हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात, इंटरनल ऑडिट वाला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन चैलेंज के लिए बनेगा, क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयर आपका नहीं होता है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एम्प्लॉई हो सकता है, तो एम्प्लॉई दिया ही नहीं है। सैलरीड स्टाफ जो होता है उसको भी एम्प्लॉई बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे सैलरीड स्टाफ लिख दिया, चाहे वो सेपरेट है। तो सेपरेट का मतलब होता है वो किसी और ब्रांच का हो सकता है लेकिन सेम कंपनी का होगा, क्योंकि हम लोग ब्रांच अकाउंट भी पढ़ते हैं, हम लोग डिपार्टमेंट भी पढ़ते हैं, वो हो सकता है डिफरेंट डिपार्टमेंट का हो या डिफरेंट ब्रांच का हो। तो ये इम्प्लाइड चीज़ है कि ये जो है ऑलरेडी एम्प्लॉय की बात यहाँ पे हो रही है। तो ऑप्शन बी इसके अंदर सही दिया गया है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज के लिए ये बनेगा, तो इसको हम चैलेंज के लिए नहीं मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर चैलेंज के लिए बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर, हाँ, ये आपका चैलेंज के लिए बन सकता है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का ये है, यहाँ पे क्वेश्चन है, ए मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन। मोनोपोलिस्ट क्या डिटरमाइन कर सकता है? तो इसके अंदर प्राइस एंड आउटपुट बोथ आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आइदर प्राइस और आउटपुट दिया हुआ है, जबकि मोनोपोलिस्ट का पूरा कंट्रोल प्राइस और आउटपुट दोनों पे रहता है। क्योंकि जिसके अंदर वो चाहता है कि अपने प्राइसेस को देखे, रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ पे, वो अगर प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट गेन करना चाहता है तो वो क्या करता है, आउटपुट कम करता है, जिसकी वजह से लिमिटेड प्रोडक्ट बनते हैं और उनका प्राइसेस वो क्या कर देता है, हाई कर देता है। और इसका वैसे वर्सा सेम हो जाता है, जहाँ पे वो क्या करता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो सीधी सी बात है उसके प्राइसेस थोड़े से वो कम रखता है, क्योंकि उसको लार्ज क्वांटिटी यहाँ पे सेल आउट करनी है। तो दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं कि प्राइस पे भी कंट्रोल होता है और यहाँ पे आउटपुट पे भी कंट्रोल होता है, और ये मैकेनिज्म कहीं ना कहीं आपका साथ में चलता है। इसीलिए ये ऑप्शन आपका बन सकता है, ऑप्शन नंबर ए, प्राइस एंड आउटपुट बोथ। ठीक है, तो इसको डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन तो ये बात हुई। उसके अलावा यहाँ पे एक आपका डेफिनेशन का क्वेश्चन था, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। और उससे पहले यहाँ पे, हाँ, ये वाला तो नहीं है, ये सारे क्वेश्चन सही हैं। और इसके अलावा मीन डेविएशन वाला ये भी सही था, आपका रेंज वाला क्वेश्चन, और मीन वाला भी ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ये डेफिनेशन का क्वेश्चन दिया गया है, मनी इज़ व्हाट मनी डज, क्वेश्चन नंबर 32 सेट बी का। तो डेफिनेशन जो दी थी ये वॉकर ने दी थी, लेकिन यहाँ पे विथर्स दिया गया है, हार्डली विथर्स दिया गया है, जबकि कहीं पे ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ इसका नहीं मिलता है। काफ़ी नेट में दिया गया, कहीं कहीं पे इंटरनेट में आपको दिख रहा होगा विथर्स का, लेकिन बुक के अंदर इसका वॉकर दिया गया। तो ये आसानी से आपको मनी एंड बैंकिंग की किसी भी बुक के अंदर डेफिनेशन मिल जाएगी, तो ये डेफिनेटली आप लोग क्लेम करेंगे तो ये आंसर इसका रेक्टिफाई होगा, ये चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। तो दो यहाँ पे क्वेश्चंस की मैंने बात करी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करता हूँ। ये रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह इसके अंदर सही है। क्वेश्चन नंबर 32 को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी इसका आंसर आपको बोथ ए एंड बी ही बताया था। और इसमें हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो चैलेंज किया जा सकता है वो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो स्टेप्स ऑफ एनी मॉक इंटरव्यू जनरली आर। तो यहाँ पे जो मॉक इंटरव्यू है उसके स्टेप्स की बात की गई है, और इसके अंदर आपको अगर सोर्सेज मिल रहे हैं तो अलग अलग सोर्सेज से आप यहाँ पे अलग अलग जो आपके कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे इसको लगा सकते हैं आपत्ति, इसके अंदर ऑब्जेक्शन। तो होगा क्या इससे कि अलग अलग जो ऑथेंटिक सोर्स हैं वो मिलेंगे, किसी के अंदर 5 दिया गया है, किसी के अंदर 6 दिया गया है, किसी के अंदर 4 भी मेंशन है, किसी के अंदर आपके अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मेंशन है। तो होगा क्या कि जितने ज़्यादा कैंडिडेट इसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाएंगे
तो पॉसिबिलिटी बनेगी कि ये क्वेश्चन रिवोक कर लिया जाए, मतलब इसको हटा ही दिया जाए, या फिर इसके सभी को बोनस मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे चैलेंज बन सकता है। और 41 वाला क्वेश्चन मेन स्टेजेज वाला जो है, इसका 3 ऑप्शन दिया गया है और मुझे लगता है ये आंसर ठीक है, क्योंकि 3 वाला मैक्सिमम जगह पे आपको देखने को मिलता है, ये 3 ही मिलेगा आपको। तो ये 40 वाला मैं रिकमेंड करूँगा, 41 वाला नहीं। 40 वाला बिल्कुल आप इसको क्लेम कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्शन के लिए आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सोर्सेज आपको मिल रहा है, चाहे आपके बुक्स है, चाहे आपके कोई ऑथेंटिक वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या कोई भी वहाँ पे सोर्स आपको मिल रहा है, उसके अंदर जो भी आपको दिया गया है वही आप क्लेम कीजिए कि वहाँ पे आप कितने स्टेप दिए गए हैं। तो उससे होगा क्या कि मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे आयोग को और उससे क्वेश्चन डिलीट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे बात करी यहाँ पे। और इसके अलावा इसके अंदर जो क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन डेफिनेटली इसका आंसर चेंज होना चाहिए, कंफर्म है ये कि चेंज होगा इसका अंदर। 45 वाला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन, तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। मैंने पहले भी बताया था आपको, प्रैक्टिकेबिलिटी इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो ये आपके अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा जहाँ पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की गई है, तो वहाँ पे अगर एक सिंपल सी लाइन भी आपको देखने को मिलती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे या प्रैक्टिकेबिलिटी के बेस पे ये लगता है, तो वहाँ पे इसको आप क्लेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है ये, और हिंदी वाले भी देख सकते हैं इस चीज़ को, हिंदी वालों के लिए भी ये है 45। सेट बी के अंदर लेखांकन सिद्धांत किस पे आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके हुए। इसके अलावा देखते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन क्या इसके अंदर आपके चैलेंज हो सकता है। तो इसके अंदर बाकी के जो क्वेश्चन हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बिल्कुल ठीक है, पेटेंट्स वाला बिल्कुल आपका ठीक है, इन द बुक ऑफ हायर परचेजर सीजर ऑफ गुड्स वाला भी ये भी ठीक है। हाँ इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन भी चैलेंज होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, और मैं हिंदी वालों को भी दिखा देता हूँ, ये भी क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंदी वाले हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 57 को, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, और यहाँ पे दिया गया है, इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर क्रेडिटेड टू। पहली बात तो ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया है उन्होंने, वो दिया है इन्होंने किसके, परचेजर की बुक के हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से परचेजर की बुक की एंट्री के हिसाब से दिया गया है, और ये क्वेश्चन आधा है, ठीक है, अधूरा क्वेश्चन दिया गया है। इंटरनेट पे जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसके मिलेंगे सिमिलर इसका जैसा क्वेश्चन, तो उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि इन द बुक्स ऑफ परचेजर, ठीक है। तो परचेजर के पर्सपेक्टिव से ये एंट्री जो होती है उसमें आपका इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड होता है, और उसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपका जो परचेजर है उसका यहाँ पे उसको यहाँ पे नहीं बोला गया है परचेजर, आपको दिखेगा इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया, टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द सेलर, तो कहीं पे भी आपका परचेजर बोला गया है इसके अंदर, तो आंसर है नो। तो इसके अंदर सेलर को ही मानेंगे हम लोग, क्योंकि सेलर की बात हो रही है, तो सेलर ही क्रेडिट कहाँ करेगा अपने इंटरेस्ट को, क्योंकि इंटरेस्ट किसको रिसीव हो रहा है, सेलर को रिसीव हो रहा है, ना कि परचेजर को, ठीक है। तो हायर वेंडर की बुक के एंट्री इसने बोली है यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर आपका जो आंसर बनना चाहिए इंटरेस्ट अकाउंट बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम सेलर के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं तो इसके अंदर एंट्री जो आपकी बनती है वो क्या बनती है, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होती है, और टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे बननी चाहिए थी, मतलब इंटरेस्ट अकाउंट आपका क्रेडिट होना चाहिए था इस केस में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं गया, परचेजर की बुक में नहीं बोला गया है, तो इस केस में ये आपका सही आंसर बनना चाहिए, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन डिलीट किया जाएगा क्योंकि ये आधा क्वेश्चन अधूरा क्वेश्चन है, इसके अंदर एम्बिग्विटी है, क्लियर कुछ नहीं बोला गया है, या इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी किया जाएगा। तो इसका भी आपको वैलिड सोर्स आराम से मिल जाएगा, आप वहाँ पे लगा सकते हैं बुक के अंदर, हायर परचेजर की हायर वेंडर की बुक के अंदर जो इंटरेस्ट की ड्यू के जो जनरल एंट्री होती है उसका प्रूफ आप यहाँ पे लगा सकते हैं, किसी भी बुक के अंदर ये आसानी से आपको मिल जाएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट अकाउंट इसके अंदर क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस की मैंने यहाँ पे डिस्कशन करी है, बाकी इसके अंदर जो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि कोई इसके अंदर चैलेंज के लिए बनते हैं, अराउंड मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि चैलेंज इसके अंदर किए जा सकते हैं। बाकी के इसके अंदर मेरे हिसाब से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप चैलेंज कर पाएंगे इसके अंदर।
और एक क्वेश्चन हाँ 68 वाला भी बन सकता है क्वेश्चन। इसके अंदर देखिए ज्वाइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया गया है, जबकि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये अकाउंट का नाम सुना होगा ज्वाइंट वेंचर के अंदर, या भी पढ़ा होगा इसके बारे में। हाँ, आपने को वेंचरर सस्पेंस अकाउंट जरूर इसके अंदर पढ़ा होगा। तो इस केस में ये आंसर बनना चाहिए था, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर ए बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक नई कंडीशन दे दी गई कि अगर को वेंचरर हैं, वो अपने अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं, उसके अलावा भी फर्दर एक अकाउंट खुल रहा है, तो उस केस में ज्वाइंट वेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन्होंने दिया है। लेकिन ये जो अगर इसका वैलिड प्रूफ आपको मिलता है तो को वेंचरर सस्पेंस अकाउंट बनना चाहिए था, ये इसका आंसर। तो इसका अगर आपको वैलिड प्रूफ मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल पाता है तो फिर आपको इसका आंसर एज इट इज़ रहेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर किसी और क्वेश्चन की, क्या कोई क्वेश्चन और है? तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता अब कोई क्वेश्चन इसके अंदर बचा है, सारे क्वेश्चन लगभग सही हैं। और कुछ लोग इसके अंदर देखिए ब्रेक इवन पॉइंट में मैं काफ़ी बच्चों के मैसेज देख रहा था कि मैसेज आ रहे थे कि सर इसके अंदर 2 फॉर्मूले बनते हैं, और 2 फॉर्मूले में क्या है, इन्होंने बोला है कि ये बी वाला भी सही है। ठीक है, ये बी वाला भी सही बता रहे हैं बच्चे, कि कह रहे हैं कि ये 2 वाला ऑप्शन, क्योंकि आयोग ने कौन सा ऑप्शन दिया है, 4th वाला दिया है इसके अंदर, फिक्स कॉस्ट बट्टे पीबी रेशियो, जो कि बिल्कुल ठीक है आंसर। ठीक है, लेकिन जो कैंडिडेट है उनका जो आंसर है वो करके आए हैं फिक्स कॉस्ट बट्टे टोटल कंट्रीब्यूशन, और वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि ये आंसर भी होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं होता है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है उसको आपने थोड़ा सा डीप में नहीं पढ़ा। उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट बट्टे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट उसका फॉर्मूला होता है, और वो कहीं पे मेंशन नहीं है। तो ये इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, तो इसको क्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही इसके अंदर दिया गया है, और वही इसके अंदर रहेगा। और इसके अलावा 78 वाला क्वेश्चन भी ठीक है, कि जिसके अंदर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इसको क्लेम मत करना, क्योंकि इसका आंसर चेंज नहीं होगा। इसमें कॉमन सेंस की बात आपकी ये है कि डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, आपके एसेट पे लगता है, और एसेट की कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट निकालने के लिए ही हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये जब कॉस्ट की बात हो रही है, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कॉस्ट का आपने किया है, असर्टेनमेंट ऑफ द कॉस्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इस केस में डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग ही आपका आंसर बनता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई और चॉइस नहीं है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको बताए हैं, और हिंदी में कोई क्वेश्चन ऐसा चैलेंज होने वाला नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है अगर उसका आपको अप्रोप्रिएट कहीं पे आपको अच्छी बुक के अंदर कोई उसका मिल जाता है आपको, जो कि आपको दिया गया था, कौन सा वाला, शुद्ध वाला, बेसिकली दृष्टि वाला। ठीक है, ये दृष्टा वाला, तो दृष्टा वाले में हो सकता है कि इसके अंदर आपको कहीं वैलिड प्रूफ मिल जाए कि दृष्टा को ऐसे भी लिखा जाता है, तो हो सकता है कि ये भी चेंज हो, अदरवाइज इसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है, क्योंकि हिंदी के अंदर आपको ऐसा वैलिड प्रूफ कहीं पे नहीं मिल पाएगा। इंटरनेट पे सोर्सेस हैं बट वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे, तो इसीलिए इसके अंदर सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है। तो टोटल मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चन बताए हैं कॉमर्स के अंदर, जिसमें से कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके चेंज होने ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ की, कुछ बच्चों के एक किसी कैंडिडेट ने कमेंट किया भी हुआ था कि सर आपने गलत आंसर, काफ़ी गलत आंसर बताए हैं ये वो, तो आपने देख लिया होगा जो आंसर मैंने बताए थे उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो कि मैंने छोड़े थे, या 4 या 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन, जिसपे कि मुझे डाउट था, मैंने पहले ही आपसे कह दिया था इसमें ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। उसके अलावा बाकी के जो क्वेश्चन थे एज इट इज़ उसके आंसर दिए गए हैं आयोग की तरफ से। तो ये इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑथेंटिसिटी है। ठीक है, पूरी रिसर्च करने के बाद ही मैंने आंसर आपको दिए हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो आपके लिए डाल दी। तो मैंने पहले भी कहा था कि आंसर जो है फाइनल आंसर की के बाद कुछ चेंजेस आपके आएंगे, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इसके अलावा अब हम लोग यहाँ तक तो बात कर ली क्वेश्चन कौन से क्लेम हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्लेम कैसे करने हैं। देखिए, क्वेश्चन क्लेम करने के लिए आपके पास में कुछ सोर्सेज होने चाहिए। सोर्सेज में क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपकी कोई बुक होनी चाहिए, किसी आपकी जैसे कोई पब्लिश्ड बुक है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्सनली आपने कोई बुक लिखी है रिसेंटली और उससे आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं, कोई अच्छे पब्लिकेशन की बुक यहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा है इसके अंदर आपकी कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट हो, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई वेबसाइट हो जिसके अंदर की आपका बजट से रिलेटेड है, या फिर इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो वो कंसिडर की जाएगी। तीसरा कोई इंटरनेशनल वेबसाइट हो सकती है, और वो वेबसाइट आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, लाइक आपकी IMF की वेबसाइट हो सकती है, वर्ल्ड बैंक की हो सकती है, WTO की वेबसाइट हो सकती है, यूनेस्को की वेबसाइट हो सकती है। तो इस तरह के जो सोर्सेज है, या चौथा कोई अगर आपका यहाँ पे जर्नल है, कोई अच्छा जर्नल है,
तो वो जर्नल भी यहाँ पे प्रेफर किया जा सकता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि कौन से सोर्सेज इसके अंदर कंसिडर नहीं करेगा आयोग। तो विकीपीडिया, जितने भी विकीपीडिया का यूज कर रहे हैं, तो विकीपीडिया सोर्स जो है वो ऑथेंटिक नहीं होता, तो इसको कंसिडर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। दूसरा है इन्वेस्टोपीडिया, जो कि कॉमर्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका फेवरेट होता है इन्वेस्टोपीडिया, तो इन्वेस्टोपीडिया भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी पर्सनल या प्राइवेट वेबसाइट्स हैं वो बिल्कुल कंसिडर नहीं की जाएंगी इसके अंदर, क्योंकि उसमें बेसिकली वो आपका अल्टरनेशन होता है, वहाँ पे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि वो जानकारी उन्हीं के द्वारा दी गई है, वो कॉपी पेस्ट बेसिकली इसको मानते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, और इसके अलावा जो साइटेशन आपको देना है, साइटेशन देना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, कि आपको क्या करना है, बुक का नेम पता होना चाहिए आपको, बुक कौन सी है, उसका पब्लिकेशन कौन सा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसका पब्लिकेशन है, और उसके अलावा आपको उसके अंदर पेज नंबर जरूर कंसिडर करना है, पेज नंबर। और अगर बुक है तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर दूसरी तरफ कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट के अंदर आपको वहाँ पे उसका यूआरएल जरूर आपको कॉपी करके उसको वो करना पड़ेगा, यूआरएल देना पड़ेगा, वेबसाइट देनी पड़ेगी कि इस वेबसाइट का हमने लिया है, साथ में उसका स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से इसके अंदर जो है आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक कॉमन सा क्वेश्चन रहता है सभी स्टूडेंट का, कि अगर कोई पर्सन क्लेम करता है, कोई कैंडिडेट क्लेम करता है, तो उसका बेनिफिट किस किस को होता है। तो सीधी सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसका आंसर आयोग ने ए दिया हुआ है। अब ए वाले जो कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं, मतलब कोई भी चैलेंज कर सकता है, बेसिकली वही ज़्यादा करेंगे इसको कि ए वाला है जिसका गलत मतलब जिसका रॉन्ग हुआ है वही चैलेंज करेगा। तो जिसने चैलेंज किया तो ऑफिशियल आंसर कीमत चेंज होने के बाद इसका आंसर बी हो जाता है। तो इसके मार्क्स किसको मिलेंगे, जो भी बी वाले हैं सभी को मिलेंगे, चाहे उन्होंने चैलेंज किया है या नहीं किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितनों ने भी बी आंसर टिक किया है तो उनको सभी को इसके मार्क्स मिलते हैं। दूसरी तरफ होता क्या है, जब भी कोई क्वेश्चन हटा दिया जाता है आयोग के द्वारा, या क्वेश्चन को यहाँ पे डिलीट कर दिया जाता है, तो डिलीट के केस में जो बोनस मार्क्स होते हैं वो सभी कैंडिडेट को मिलेंगे। मतलब जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था उसको भी मिलेंगे, और जिसने क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था उसको भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये किसके केस में हो गया, जब हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन आपका जब डिलीट हो जाता है उस केस की बात कर रहे हैं। अब कुछ कैंडिडेट का ये डाउट रहेगा कि अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाता है तो फिर तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे आपकी 100 में से मेरिट लग रही है, तो वो किस में से हो जाएगी, अगर दो क्वेश्चन डिलीट हो गए 98 में से आपका काउंट होगा, तो परसेंटेज तो आपकी सेम रहेगी, इसके अंदर बेनिफिट ही होगा और लॉस नहीं होगा। अगर हम 100 में से बात करते हैं जितने परसेंट की, जैसे 50% की, तो फिर वो 98 में से काउंट किया जाएगा 58%। तो इस तरीके से काउंट होता है इसके अंदर। तो क्वेश्चन को हटाया भी जा सकता है और बोनस भी दिया जा सकता है, दोनों इक्विवेलेंट है, इसके अंदर कोई भी ऐसा फ़र्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको डाउट थे इससे रिलेटेड कि ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है। और दूसरी चीज़ की जो फाइनल इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि क्लेम जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे पड़ेगा किस पे, आयोग पे, और उतने वेरियस सोर्सेज, उतने ज़्यादा इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, उतने ज़्यादा डाइवर्स सोर्स मिलेंगे और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि आयोग आंसर को चेंज कर दे। लेकिन अगर दो चार लोग करते हैं तो आयोग उस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देगा जब तक ऑथेंटिसिटी उसके अंदर ना हो। तो इसीलिए मैक्सिमम जितने लोग हैं, अगर आपके पास अपने अपने सोर्सेज हैं, सब एक सोर्स पे डिपेंड मत रहिएगा, अलग अलग सोर्सेज को सर्च करें और उसके बाद उसको अपने हिसाब से आप लोग क्लेम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को क्लेम करने का 50 रुपये यहाँ पे रखा गया कॉस्ट, और ये कॉस्ट इसलिए रखी जाती है क्योंकि कोई खाली मजाक के लिए या मज़े के लिए सारे क्वेश्चन को चैलेंज ना कर दे, जिससे कि होता क्या है कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन चैलेंज जिसने करना चाहा है, जिसका इंटेंशन जो है एक्चुअली क्वेश्चन के सही आंसर को टिक करवाना है, आयोग से रेक्टिफाई कराना है, तो वो पीछे रह जाता है क्योंकि उस केस में आयोग और चीज़ों में यहाँ पे उलझने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे 50 रुपीज़ रखा गया है, जो कि बहुत कम है, बहुत आपका मिनिमम है, बहुत कम है। जबकि आप अगर नेट के उसमें करेंगे, नेट में तो चैलेंज तो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे करना पड़ता है, और एक बार तो 1200 रुपये आयोग NTA ने इसके लिए रखा हुआ था। तो यहाँ पे 50 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपको मैंने जो 5 क्वेश्चन भी बताए हैं, अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आप करते तो 250 से 300 रुपये में आपका काम हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है, अगर आपके आंसर सही हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं
कहीं जो मेरिट से बाहर हो रहे हैं वो अंदर हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जोन है वो वही है जो मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था आपको, जो क्वालिफाइंग से लेके आपके 55 तक, ठीक है, 45 से 55 के बीच में कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। और इसमें एक एक जो नंबर है उसका फ़र्क पड़ेगा, पॉइंट का फ़र्क, 0.25 का यहाँ पे 0.25 से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी के बीच में सिक्योर हो रहे हैं। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि इसको चैलेंज किया जाना है तो उसको किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जितने मुझे लगते थे मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको कोई और क्वेश्चन लग रहा है इसके अलावा तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मैं रिव्यू करने के बाद में कमेंट में ही आपको रिप्लाई भी कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद बात रही फाइनल कट ऑफ की। बहुत सारे लोगों की आ रहे हैं मेरे पास क्वेरीज की, क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है, क्या हम लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, जैसे अभी पोल मैंने डाला हुआ है, 3-4 जगह मैंने डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे है और यूट्यूब पे भी है। तो यूट्यूब पे जिसने भी अभी तक पोल पे वोट नहीं किया है वो लोग यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पे जाएंगे, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला हुआ है उसको, तो उस पर अपनी वोटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको वोट करें, तभी हम लोग को एक्चुअल उसका सिनेरियो पता चल पाएगा। दूसरी तरफ टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी वोटिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमको पता चल पाए। तो इसका जो सिनेरियो अभी तक देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जो 70 वाले हैं या 65 वाले हैं उनका रिड्यूस होगा, और यही यहाँ पे हुआ है, काफ़ी परसेंटेज रिड्यूस हो गया है। 5 से 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉन्ग आंसर। मैंने कहा था कि आपसे कि ये क्वेश्चन जो हैं वो गलत बताए गए हैं कुछ लोगों के द्वारा, तो वो क्वेश्चन गलत होने की वजह से उन लोगों के मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए हैं। तो लेकिन अभी मैं फाइनल नहीं बता रहा हूँ कि कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ की वीडियो 1 या 2 दिन बाद या कल या फिर परसों में आपको मिल जाएगी, जब मैक्सिमम लोग उस पर वोटिंग करेंगे तभी हमको एक एवरेज अच्छा मिल पाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसीलिए उसी का वेट चल रहा है, क्योंकि डेटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो पूरी स्टडी करने के बाद मैं आपको देता हूँ, ऐसे ही रैंडमली नहीं। तो इसीलिए आप वेट करना, आज कल या परसों तक मैं आपको फाइनल बता दूंगा कि कितने नंबर तक आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पे रह सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि कौन से क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे की वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबाएँ, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।